हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम लेकर आए हैं एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी स्टूडेंट्स के लिए आपके बायोलॉजी एमसीक्यूज। और ये जो हमारी सीरीज है इसमें हमने आपको बायो के 3 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 3 ऐसे तीन पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। यानी टोटल अभी तक मैंने आपको 60 एमसीक्यूज बायो के प्रोवाइड कर दिए हैं और 60 एमसीक्यूज आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के दे दिए गए हैं। आज के सेशन में हम बायो के 20 एमसीक्यूज करेंगे, तो आपके पास टोटल 4 वीडियोस हो जाएंगी बायो एमसीक्यूज की, यानी कि 80 एमसीक्यूज हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आएगा तो उसके भी 80 एमसीक्यूज हो जाएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बार मैं फटाक से याद दिला देती हूँ आपको, हमारा जो प्ले स्टोर पर ज्ञान लैब ऐप है उस ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में जब आप ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करोगे तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स होते हैं इसके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको एक सैंपल पेपर मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें 100 एमसीक्यूज हैं, 100 मार्क्स का सैंपल पेपर है। ये सैंपल पेपर आपका पीवाईक्यू नहीं है, इस सैंपल पेपर में सिर्फ ये पैटर्न बताया गया है कि आपके नर्सिंग एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 100 एमसीक्यूज 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो आप ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो ताकि आपका 90 मिनट्स में एमसीक्यू हो रहा है आपको पता चल सके। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। एमसीक्यू दिखाने से पहले सिर्फ एक बार ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम नर्सिंग एग्जाम में सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा या 11th का सिलेबस भी आएगा। बेटा 12th का 99% सिलेबस आएगा। 11th के एक दो चैप्टर में से एक दो एमसीक्यू आ सकता है, वो भी कौन से चैप्टर? बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो अपना सीईटी के चैप्टर्स थे उसमें से एक दो जनरल नॉलेज बेस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 11th का सिलेबस करना है, आपको पूरा 12th का सिलेबस आना चाहिए। 11th के चैप्टर्स में से एक दो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। सब लोग अपने साथ नोटबुक लेकर बैठो और साइड में आंसर लिखते जाओ। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट आए। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेस्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिनेटम? पिनेटम मतलब क्या होता है? देखो पाइन ट्रीज होते हैं, ठीक है, पाइन ट्रीज मतलब क्या होते हैं? जैसे वो क्रिसमस जैसे होते हैं। तो जब आप बहुत सारे पाइन ट्रीज कलेक्ट करते हो, कोनिफर ट्रीज कलेक्ट करते हो, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बोलते हैं पिनेटम। अ गार्डन विद अ कलेक्शन ऑफ कोनिफर प्लांट्स इज नोन एज पिनेटम। यहाँ पे आपको बहुत सारे पाइन ट्रीज और अदर कोनिफर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बेडबेरी, केंट, यूनाइटेड किंगडम में एक इसका पूरा नेशनल पार्क जैसा नेशनल पिनेटम गार्डन बनाया गया है। ठीक है, चलो तो ये चीज आपको पता नहीं थी तो मैंने आपको ये चीज एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के डायरेक्शन के बारे में आपको पूछा है। क्या आएगा इधर पे राइट स्टेटमेंट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेक्स प्लेस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेक्स मतलब ये देखो, क्या आपका डीएनए है, ये जब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनता है तो आपको डीएनए स्ट्रैंड का डायरेक्शन पूछा है। समझो ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे आपका नया स्ट्रैंड बनेगा। न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो दिस इज रॉन्ग। 5 prime to 3 prime takes place on template strand. This is also wrong. 3 prime to 5 prime takes place on new strand. तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 prime to 3 prime takes place on leading strand. ये देखो, हाँ सॉरी, इसको leading strand नहीं बोलते, इसको leading strand बोलते हैं जो आपका नया mRNA बन रहा है। तो ये 5 prime to 3 prime बन रहा है। सॉरी, मैंने इसको leading बोल दिया। ये आपका template strand है। क्या है? ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है इसका डायरेक्शन कैसा होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया, बाकी सब करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज। अभी देखो ये आपके क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है, पर ये जनरल नॉलेज भी है। अभी आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, मिल्क पीना क्यों जरूरी है, उससे कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो मिल्क का शुगर, मिल्क के अंदर प्रोटीन, ये बेसिक कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? केसिन प्रोटीन। और मिल्क के अंदर जो शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज।
ये लैक्टोज शुगर किससे बनती है? इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements are correct? The direction of nastic movements is not determined by direction in which the stimulus is applied. Nastic movements are generally exhibited by flat organs of plants. Nastic movements are not growth movements. अब बेसिकली देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. व्हाट आर नास्टिक मूवमेंट्स? नास्टिक मूवमेंट मतलब जो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है. जहां से लाइट आएगी, जहां से इसको मॉइस्चर मिलेगा, जहां से इसको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उस डायरेक्शन में अपना प्लांट मूव होता है. वो एक्सपेरिमेंट पता होगा आपको, बचपन में सिखाया गया है कि एक एम्प्टी रूम है, एक काला रूम है, अंधेरा है उस रूम में, हमने प्लांट को एक कॉर्नर में रखा है और उस रूम में एक खिड़की है, खिड़की से सूरज की रोशनी आती है. तो क्या देखने को मिलता है कि आपका जो प्लांट है, ये प्लांट उस खिड़की की तरफ ऐसे बेंड होता है, यानी कि लाइट की तरफ, जहां से आपका रेडिएशन आ रहा है उस तरफ ये प्लांट का मूवमेंट देखने को मिलता है. तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट वगैरह के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिखाती है. ठीक है, चलो ये हमने इसमें पढ़ा था ऑक्सिन वाले पार्ट में, मतलब 6th और 7th चैप्टर में. क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस an additional pressure is applied because of which the water flows out of the solution. This pressure is called as dash. क्या आएगा इसका आंसर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एन एडिशनल प्रेशर इज अप्लाइड, जिसकी वजह से आपका पानी सोल्यूशन के बाहर बहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर. So what happens in reverse osmosis? The pressure is exerted on the side with the concentrated solution to force the water molecule across the membrane. मतलब जहाँ पे सल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि यहाँ का वाटर आपके जहाँ पे कम है वहां जा सके, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका वाटर मॉलिक्यूल, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो सके. तो इस टाइप के ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ब्राइट कलर फ्लावर इज अडेप्टेशन फॉर, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन. कभी भी फ्लावर का ब्राइट कलर किसको अट्रैक्ट करेगा? देखो, हवा को कुछ लेना देना नहीं है ब्राइट कलर के फ्लावर से. यस, फिर पानी का कुछ लेना देना नहीं है ब्राइट कलर से. हवा और पानी ये तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इंसेक्ट, बर्ड, इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके फ्लावर में कलर होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए. तो ब्राइट कलर फ्लावर इज एन अडेप्टेशन फॉर डैश. ब्राइट कलर फ्लावर किसको अट्रैक्ट करता है? विंड को अट्रैक्ट नहीं करता, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. किसको अट्रैक्ट करता है? ये इंसेक्ट और बर्ड. और एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास खुशबू ज्यादा होनी चाहिए. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is added to the fields for obtaining optimum growth for rice plants? ये हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था जब हम बायो फर्टिलाइजर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर आपको अच्छे क्वालिटी का राइस ग्रो करना है तो आपको कौन सा पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके दे. तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था नॉस्टॉक. ठीक है, राइजोबियम क्या करता है? ये तो नोड्यूल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है. नॉस्टॉक क्या करता है? ये एनाबीना वगैरह के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है और ये ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ये नॉर्मली सॉइल में पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड है. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी, मतलब फॉर कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ग्लाइकोस यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. तो ए का ऑप्शन आएगा 4, ये आएगा ये और ये, तो ये दो कट हो जाएगा. गाउट मतलब क्या होता है? जब आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, गाउटी आर्थराइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. तो बी का आंसर आएगा 1. नेक्स्ट, रीनल कैलिकुलाई यानी किडनी स्टोन्स. रीनल मतलब होता है किडनी, कैलिकुलाई मतलब होता है स्टोन्स. मास्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी. ऑप्शन नंबर सी का आंसर आएगा 2. अरे बाप रे, ये भी राइट है. लास्ट में क्या आएगा? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि आपके ग्लोमेरुलर में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाना.
तो ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाना। डी का आंसर आएगा 3। तो अभी इधर देखो, आपका ऑप्शन नंबर सी और आपका ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम है। अगर ऐसा सेम ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन को बोनस कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? बोनस। तो ऐसे में अगर आपने सी सिलेक्ट किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने डी सिलेक्ट किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज बोनस क्वेश्चन। और एक ना एक बोनस क्वेश्चन तो निकलता ही निकलता है। देखो, सीईटी नर्सिंग एग्जाम में ना आपका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहता है बच्चों को कि सब लोग कंपलसरी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। जय माता दी करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आओ, लेकिन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। आगे बढ़े। ऑलराइट, देखो यहाँ पे आपको दिया भी है ये मैच द पेयर का सोल्यूशन। डैश आर cells present in Bowman's capsule that wrap around the capillaries of the glomerulus। तो देखो, हमने पढ़ा है ये आपका Bowman's capsule है, ये आपका ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पे कौन से वाले सेल्स होते हैं? ऐसे फुट लाइक सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जो आपके कैपिलरीज के बाजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं। These special cells are called as podocytes, जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। क्योंकि पैराइटल सेल्स ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, जाइगोमेनिक और एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमको पोडोसाइट्स देखने को मिलते हैं जो आपका ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करते हैं और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is an incorrect match? आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। दिस इज फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9। माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो आपका जो आर्थराइटिस वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम के वजह से जब आपको चमक भर जाती है या जिसको बोलते हैं स्पाजम आ जाना, तो वो उसको हम टिटनी बोलते हैं, आर्थराइटिस नहीं बोलते। आर्थराइटिस में जॉइंट पेन्स और जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मैच। Next question, question number 11. From inside to outside, what is the correct order of following cells in retina? ये भी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से किया गया है। आपके आईज वाला जो सेल है वो कैसे अरेंज्ड होता है, तो हमने आईज वाला पार्ट एकदम डिटेल में देखा था। सबसे बाहर की तरफ आपका फ्रॉम क्या बोला है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर पहले गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, फिर बाइपोलर सेल्स होते हैं और फिर आपके रॉड सेल और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। So this is how the sequence of the cells are present: ganglion, bipolar and photoreceptor cells. Okay, next question number 12. Choose the incorrect statements among the following. यह आपके चैप्टर नंबर 2 में से है। अपना क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिसऑर्डर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और डिसऑर्डर्स डिवाइसेस। तो कॉन्डम्स डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी? नहीं, कॉन्डम स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज नहीं करता है, वो सीमेन को फीमेल के सर्विक्स में इजैकुलेट नहीं होने देता है। ठीक है। देन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स? नहीं, ये जितने भी अपने डिवाइसेस के नाम है ये सिर्फ फीमेल के लिए है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। IUDs are inserted by expert nurse. This is correct. Sterilization is a terminal method to prevent further pregnancy. This is also correct. Option number 1 and 2 are incorrect. बाकी के 3 and 4 options are correct. Next question, question number 13. This is from chapter number 1. The term homothallic and monoecious are used to denote what? देखो, मोनोएशियस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि आपका जो प्लांट है, अगर एक सिंगल फ्लावर में आपके मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मतलब इफ योर फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, तो इसको हम बोलते हैं मोनोएशियस फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसको डाइएशियस बोलेंगे, यानी मेल अलग फीमेल अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। What is the probability of production of homozygous tall offsprings in a cross between two heterozygous tall pea plants? What is the probability of homozygous tall offsprings? homozygous बोला है, तो देखो आपने 2 heterozygous tall plants लिए, 1 2, ठीक है। तो इसमें से अभी इसको क्रॉस करो, ये आपका F1 जनरेशन है, हम इसका सेल्फिंग कर रहे हैं। तो जब आप इसका सेल्फिंग करोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है।
तो ये आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें से आपको क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस टॉल ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन व्हेन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स क्रॉस विथ ईच अदर, ये अपना रिजल्ट होता है। द फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 बिकॉज टी रिप्रेजेंट्स टॉल, this also represents tall, this also represents tall, and the genotypic ratio will be 1:2:1. So the probability of production of homozygous tall offspring will be 75%. Ideally this answer is incorrect क्योंकि आपको homozygous बोला है ना, homozygous मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों कैपिटल टी होना चाहिए। तो इसमें से आंसर आपका आना चाहिए था 25%, लेकिन 25% का ऑप्शन इधर पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे आप 75% सिलेक्ट कर सकते हो, ये इमेजिन करके कि आप फिनोटाइपिक रेशियो कंसिडर कर रहे हो। क्या कंसिडर कर रहे हो, देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 3:1, मतलब 3 प्लांट्स आपको टॉल देखने को मिलेंगे और 1 प्लांट आपको डॉर्फ मिलेगा। और अगर आप इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखो तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। दिस इज योर होमोजाइगस टॉल, ठीक है। तो मतलब 25% आपको होमोजाइगस टॉल मिल रहा है, बट ये ऑप्शन है ही नहीं इधर पे। तो फिर आप फिनोटाइपिक रेशियो कंसिडर करो। फिनोटाइपिक रेशियो में 75% टॉल है, अगर 75% ऑप्शन भी नहीं होता तो आप 0 सिलेक्ट करते, लेकिन इधर 75% ऑप्शन दिया है, मतलब आपको फिनोटाइपिक कंडीशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे ज्यादा यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? बैक्टीरियल सेल्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमको बैक्टीरिया से मिलता है। बैक्टीरिया के पास नेचुरली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वायरस की ग्रोथ को प्रिवेंट करते, तो उसका नाम पड़ा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट, पीनस सीड या पाइनस सीड cannot germinate and establish without fungal association. This is because ये आपके चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका ये पर्टिकुलर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता विदाउट फंगल एसोसिएशन, बिकॉज उसको कंपलसरी माइकोराइजा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाना है, यानी कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्लांट पर्टिकुलरली माइकोराइजा के साथ एसोसिएट होता है, तभी उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है ये 17, मार्क द कॉमन फीचर बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये वाला क्वेश्चन हम सेशन 1 या सेशन 2 में कर चुके हैं, मतलब जो मैं पहले एमसीक्यू देकर आई थी उसमें हमने ये सेम टाइप का क्वेश्चन देखा था। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलैरिटी होती है, आपको सिमिलैरिटी बोली है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स सेम प्रेजेंट होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के पास प्रॉपर्ली डेवलप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हैव सिमिलर ऑर्गेनल्स बट दे आर नॉट डेवलप्ड लाइक यूकैरियोटिक सेल, ओके। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सारी चीजें अलग होती है एक्सेप्ट इट्स ऑर्गेनल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, this is from chapter number 6, stomata open when guard cells swell due to, guard cells कब swell होते हैं, जब वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इट swells due to decreased water potential। decreased water potential मतलब क्या होता है, आपका सल्यूट के साथ पानी मिक्स होते जा रहा है ना, मतलब देखो जितना ज्यादा पोटेशियम या जितना ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट होगा मतलब उतना ज्यादा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। और वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वाटर पोटेंशियल को हम साई वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका वाटर प्योर है तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 है, लेकिन अगर इस प्योर वाटर में आप सल्यूट ऐड करते जाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होते जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल। मतलब जितना ज़्यादा सल्यूट ऐड होगा उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी और उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो डिक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा। Next question, question number 19. What was the paradox between work of Darwin and that of Pasteur? चार्ल्स डार्विन और लुइस पास्चर के काम के बीच में क्या डिफरेंस था? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। डार्विन सर का काम क्या था? पास्चर्स वर्क पोज्ड अ चैलेंज टू आइडियाज अबाउट लाइफ हाउ अल्टीमेटली बिगैन। देखो
पास्चर सर ने ये जितनी भी इमेजिनरी थियोरीज थी कि नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं या अबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों को पास्चर सर ने चैलेंज किया था। और डार्विन ने सिर्फ ये बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ता कैसे, बट पहला सिंगल ऑर्गेनिज्म आया कैसे वो डार्विन सर ने नहीं बताया था। तो दोनों के थियोरी में यही डिफरेंस था। पैराडॉक्स मतलब डिफरेंस, अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डार्विन सर सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे थे, बट वो पॉपुलेशन आया किधर से, ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया। बट पास्चर सर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करके, रेडीज एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कैसे, केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसा कुछ अजम्पशन दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज about chapter number 3, phenotypic ratio obtained in F2 generation from dihybrid cross. dihybrid cross का phenotypic ratio क्या है? yes, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आज का सेशन सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। जल्दी जल्दी से सब लोग नीचे कमेंट करके बताओ आपको कितने मार्क्स मिले। अभी तक जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं किया है, आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके फ्री मटेरियल चेक करो। इसमें हमने आपको सैम्पल पेपर दिया है जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। आप उसको सॉल्व कर सकते हो और अपनी नर्सिंग की प्रैक्टिस को और एनहांस कर सकते हो। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए हम डेली बेसिस पे कम्युनिटी पोल्स दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, वो सॉल्व करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और महाराष्ट्र के बाकी सारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी रिविजन हो जाए, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। All the best for your preparation. I'll see you all very soon. Bye bye. Take care. जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ आपको कितने मार्क्स मिले आज के सेशन। बाय बाय।